हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। जैसा कि आपको पता है, पहले भी हम एक क्लास बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। उस क्लास में हमने जाना था कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, कितने टाइप की कितने लेवल हैं बायोडाइवर्सिटी के, और हम उसे किस तरीके से मेज़र करते हैं। तो ये सारी बातें हम पहले वाली क्लास में पढ़ चुके थे। ठीक है, आपको वो क्लास समझ में आ गई होगी। उसका PDF भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है। अगर आपने हमारी वो क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर EVS के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, CET मेंस EVS। ठीक है, तो आप वहां से जाकर हमारी वो क्लास देख सकते हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस क्लास में हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंस है, मतलब इससे हमें क्या क्या मिलता है, इसकी महत्वता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे ये किस तरीके से होती है, यानी कि इसकी अभी लॉस क्यों हो रहा है जैव विविधता का। ठीक है, इसके क्या क्या कारण है। अब यहाँ पर देखिए, प्राकृतिक कारण, मानव प्रेरित कारण है, ये मैं आपको बताऊंगी जब मैं आपको पढ़ाऊंगी। अब हम इसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, इसको सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, इसका कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर हॉटस्पॉट्स के बारे में। तो ये आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा कि इंडिया में कितने हॉटस्पॉट है, वैसे टोटल वर्ल्ड में कितने हॉटस्पॉट है, हॉटस्पॉट होते क्या है, किसे हम हॉटस्पॉट घोषित कर, मतलब जो वो हॉटस्पॉट होते हैं वो किसे हम हॉटस्पॉट कह सकते हैं, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये आपकी आज की क्लास रहने वाली है। हॉटस्पॉट का कंसेप्ट किसने दिया था, इन सब के बारे में जानेंगे। ओक बिल्स क्या है, ओक बिल में क्या हमारे इंडिया में भी कोई ओक बिल है या नहीं है, इंडिया में हॉटेस्ट हॉटस्पॉट है या नहीं है। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स है ना, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी रहने वाले हैं। तो इस क्लास में आज हम इतना पढ़ लेंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि क्लास थोड़ी सी आपके लिए लेंथी हो सकती है, बट ये आपकी बहुत यूजफुल रहने वाली है। और अगर मैं इन क्लास को बहुत मतलब कम टाइम का बनाऊंगी तो आपका ऐसे सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, तो इसके लिए आपको थोड़ी लेंथी क्लास ही देखनी पड़ेगी। तो स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास। सबसे पहले, जैसा कि आप देख रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता देती हूँ, इसके बाद आपको एक क्लास और देखने को मिल जाएगी डिजास्टर एंड मैनेजमेंट की। ठीक है, तो उसमें मैं आपको जो नेचुरल डिजास्टर किस तरीके से होता है, जैसे बाढ़, भूकंप, साइक्लोन, इन सब के बारे में जो मेन पॉइंट्स रहेंगे ना, वो सारे बताऊंगी, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी रहने वाले हैं। फालतू की बातें उस क्लास में नहीं करेंगे, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत ज्यादा भी नहीं है, तो वो कुछ क्लासेस में ही कंप्लीट हो जाएगा। आपका जो इकोनॉमिक्स है ना, ये बहुत बड़ा सेक्शन है, तो इसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। वहां पर मैंने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि HSSC TGT में भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल एज इट इज आए थे। एक तो वो एंथेस वाला आया था, मैंने पढ़ाया था आपको, अपशिष्ट प्रबंधन का सबसे पहले कौन से देश ने किया था, एंथेस ने। तो ये बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आपके एग्जाम में था। तो इस तरीके से मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आऊंगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होंगे। एक बार ये बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो सारे मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, तो अब आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लेते हैं, स्टार्ट कर देते हैं क्लास को। सबसे पहले लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो जो सोइल है, सोइल को क्या करती है, ये फर्टाइल बनाती है, यानी कि सोइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको बढ़ाने में हेल्प करती है। जिस तरीके से यहाँ लिखा है, सोइल में पोषक तत्वों में बायोडाइवर्सिटी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब ये किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, आपने देखा होगा कि जैसे सोइल होती है, सोइल की ऊपरी लेयर है, यहाँ पर जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं या जीव जंतु होते हैं, तो ये सोइल के ऊपर ही गिरते हैं और फिर यहाँ पर इसकी परत दर परत चढ़ती जाती है, और यहाँ पर इस तरीके से ह्यूमस क्रिएट हो जाती है। जब ह्यूमस क्रिएट होती है तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से जो अलग अलग फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, अलग अलग पोषक तत्व है, वो इसमें मिट्टी में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, मिट्टी की जो शक्ति है ना, उपजाऊ शक्ति है, वो बढ़ जाती है। तो एक बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है कि ये सोइल के लिए अच्छी है, सोइल को कंजर्व करती है, कंजर्व भी करेगी सोइल को। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से भी ये पेड़ पौधे भी हम बायोडाइवर्सिटी में ही काउंट करते हैं। अब जो ये पेड़ पौधे होते हैं, ये क्या करते हैं, मिट्टी की जड़ों को एकदम पकड़ कर रखते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो मिट्टी है ना, वो उससे अपर्दन नहीं होगा, मिट्टी का जो फर्टाइल मिट्टी है वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाएगी। तो इससे क्या होगा, सोइल क्या होती है, कंजर्व होती है। और सोइल में क्या मिलते हैं, जो न्यूट्रिएंट है वो मिलते हैं, किसकी हेल्प से, बायोडाइवर्सिटी की हेल्प से। ठीक है, इसके बाद जो पोषण है, पोषण अब मैंने आपको बता ही दिया, डेड प्लांट से और एनिमल से मिलता है। यहाँ पर जो अर्थ में फास्फोरस, नाइट्रोजन, इन सब की अधिकता हो जाती है, तो ये सभी न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर
ये मैंने आपको अभी बता ही दिया। सेकंड पॉइंट है पदार्थों या अपशिष्टों के पुनर्चक्रण में हेल्प करती है। यानी कि जब आपने देखा होगा कि जैसे अर्थ होती है, अर्थ में मान लीजिए कोई ऐसे अपशिष्ट पदार्थ है जिनका पुनर्चक्रण करने में दिक्कत होती है, मतलब उनके लिए हमें किसकी जरूरत होगी, कुछ ना कुछ फंगस होंगे, कोई बैक्टीरिया होगा, कवक होगा, केचुए होते हैं, वो सभी क्या करते हैं, जो अपशिष्ट होता है अर्थ में उसे क्या करते हैं, पुनर्चक्रण कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं उसको। तो ये बायोडाइवर्सिटी के ही पार्ट होते हैं। और बायोडाइवर्सिटी से क्या होता है, यहाँ पर जो पदार्थ हैं और अपशिष्ट है उनका क्या हो जाता है, पुनर्चक्रण होता है। ये तो वैसे नॉर्मल बातें भी आप ऐसे भी समझ जाएंगे। इसके बाद है परागकण। अब परागकण कैसे हेल्प करते हैं, ये जो प्लांट्स होता है, प्लांट्स में जो मेल गाइमेट्स है और जो फीमेल गाइमेट्स है, मतलब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में इसके गाइमेट्स कैसे जाते हैं, तो ये किसी कीट के द्वारा जाएंगे या कोई मधुमक्खी के द्वारा जाएंगे, तो ये क्या करते हैं, परागकण में भी हेल्प करते हैं। तो ये सभी किसका पार्ट है, ये कीट, मधुमक्खी, प्लांट्स, ये सब किसके पार्ट होते हैं, बायोडाइवर्सिटी के। तो बायोडाइवर्सिटी परागकण में भी हेल्प करती है। इसके बाद प्रदूषकों का अपघटक, प्रदूषक जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनके अपघटन में सहायता करती है। इसी तरीके से हमें बायोडाइवर्सिटी से फूड मिलता है, क्लोथ्स मिलते हैं, ठीक है, वुड मिलता है, क्लोथ, जैसे आपने कॉटन के प्लांट देखे होंगे, कॉटन से हमारे कपड़े बनते हैं। वुड हमारी अलग अलग मतलब जरूरतें पूरी करता है। हमें इससे क्लीन वाटर मिलता है, ठीक है, फूड मिलता है, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो पानी को क्या करने का काम करते हैं, साफ करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी अलग अलग तरीके से हेल्प करते हैं। तो ये थे हमारे बायोडाइवर्सिटी के कुछ इंपॉर्टेंस, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो किस तरीके से हमारी लाइफ के लिए जरूरी है। तो यहाँ पर हमने जाना जैसे सोइल है, ठीक है, सोइल के बाद पदार्थों और अपशिष्टों का पुनर्चक्रण पढ़ा, इसके बाद हमने परागकण पढ़ा है, इसके बाद जो प्रदूषक होते हैं, पॉल्यूटेंट्स होते हैं, उनके अपघटन में सहायता करती है, फूड, क्लोथ, वुड, क्लीन वाटर, ये सब हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलता है। इसके बाद हम जानेंगे कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसको किस किस चीज से हानि हो रही है, ये खत्म क्यों होती जा रही है, ठीक है, इसमें क्या क्या कारक होते हैं। दो कारक इसमें शामिल हैं, जैसे प्राकृतिक कारक है और मानव प्रेरित कारक है। अब प्राकृतिक कारक में कौन से आते हैं यहाँ पर, जिस तरीके से आपके बाढ़ आ जाती है, तूफान आ जाता है, भूकंप आ जाता है, कोई महामारी आ जाती है, परागकण की कमी हो जाती है, भूस्खलन, लैंडस्लाइड हो जाता है, तो इससे हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है ना वो ना कहीं खत्म होती है। तो ये क्या है, इसके नेचुरल कारण है। तो ये हम ना डिजास्टर में भी पढ़ेंगे और आज की क्लास में ही पढ़ेंगे हम ये सारे के सारे टॉपिक, ठीक है। तो ये प्राकृतिक कारक है, आप ना इसको ऐसे कनेक्ट करके भी पढ़ पाएंगे जब मैं आपको इस क्लास में पढ़ाऊंगी। तो जो डिजास्टर है वो भी कहीं ना कहीं हमारे जो ईवीएस का पार्ट है उससे रिलेटेड है, तो आप इसको कनेक्ट भी कर पाएंगे। तो ये प्राकृतिक कारक है। अब मानव प्रेरित, जैसे जनसंख्या का विस्फोट हो गया, तो ये भी हम पढ़ेंगे वहां पर, क्योंकि आपके वहां पर जो सिलेबस है उसमें दिया गया है, स्पेशल मेंशन किया गया है कि नेचुरल डिजास्टर क्या है और मैन मेड डिजास्टर क्या है। मैन मेड में जैसे आवास का विखंडन है, यानी कि बहुत ज्यादा जो हैबिटेंट है, हम क्या करते जा रहे हैं, जो जिस तरीके से जो हमारे पशु पक्षी हैं, जीव हैं, उनके स्थान को खत्म करते जा रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं रहने के लिए आवास की जरूरत है, हैबिटेंट की नीड है। तो हैबिटेंट की नीड है तो क्या करते जा रहे हैं, जीव जंतु का आवास खत्म करते जा रहे हैं, जिससे बायोडाइवर्सिटी क्या हो रही है, खत्म हो रही है। तो सबसे मेन जो कारण पूछा जाता है मानव प्रेरित का, वो डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेंट ही होता है। इसके बाद जंगल हमने खत्म कर दिए, शिकार कर रहे हैं लोग, बेवजह में शिकार कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कृषि का प्रसार, आपने पढ़ा होगा कि जब कृषि का प्रसार होता है तो वनों की कटाई करके कृषि होती है, क्योंकि हमें कोई ना कोई सरफेस चाहिए होता है कृषि के लिए, तो बहुत अत्यधिक कृषि का प्रसार होगा तो भी वन आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन, मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है ना, ये आपकी इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी मैन मेड में, ठीक है। इसके बाद विदेशी प्रजाति का प्रसार, जिस तरीके से कोई दूसरे देश से कोई भी किसी तरीके से, ठीक है, जैसे कोई किसी देश से मान लो कोई अलग प्रजाति आ जाती है और हमारे यहाँ पर आकर रहने लगती है, और उससे हमारे जो यहाँ पर जीव जंतु रह रहे हैं उन्हें हानि होने लग जाती है और उनका बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन होने लगता है, यानी कि उनका विस्तार ज़्यादा होने लगता है। तो ये भी इसका मुख्य कारण हो सकता है, क्योंकि हमारे एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी है वो उससे खत्म होगी। जैसे हम अलग अलग तरीके के पॉल्यूटेंट्स यूज़ कर रहे हैं, DDT यूज़ कर रहे हैं। एक टाइम था जब DDT का इतना ज़्यादा यूज़ हो गया, जिससे जो जीव है, जैसे जो चिड़िया दिखाई देती थी ना आपको, वो भी खत्म होने लगी। तो ये जो DDT है ना, इस पर भी बैन लगा दिया गया। तो इस तरीके के जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये सब क्या करते हैं, इनसे हानि होती है, मतलब ये क्या है, मानव प्रेरित कारक है। तो यहाँ पर हमने दो कारक पढ़े हैं जिनसे बायोडाइवर्सिटी को हानि हो रही है, एक प्राकृतिक कारक है और एक मानव प्रेरित कारक है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, ये हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, बाढ़, भूकंप, साइक्लोन, इन सब के बारे में। इसके बाद है हम जैव विविधता का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ आपको बस सिंपल सा बताऊंगी, इससे जो नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें मैं आपको बताऊंगी भारत ने इसके ऊपर क्या क्या काम किए हैं और
इंटरनेशनल स्तर पर क्या क्या काम हो रही है। जैसे भारत ने कौन से प्रोजेक्ट लाए, प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट हाथी का प्रोजेक्ट है, गैंडा का प्रोजेक्ट है, वल्चर प्रोजेक्ट है, तो वो सब हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी हम पढ़ लेते हैं कि जो जैव विविधता का संरक्षण है वो किस तरीके से किया गया है। वो तो कन्वेंशन की बात होगी, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं हम संरक्षण की। आपने पढ़ा होगा इन सीटू और एक्स सीटू के बारे में। अब यहाँ पर हमारे देश में बहुत सारे इन सीटू है और बहुत सारे एक्स सीटू है। इन सीटू क्या होता है? इन सीटू एक नेचुरल तरीके का होता है, यानी कि जो भी जीव जंतु है उनका जो घर है उन्हीं के चारों तरफ एक बाउंड्री सी क्रिएट कर दी जाती है। यहाँ पर ये पहले से ही प्रेजेंट है। और एक्स सीटू क्या होता है? यहाँ पर हम उनके लिए घर बनाते हैं और वहां पर बाहर से जीव जंतुओं को लाया जाता है। तो ये क्या होता है? किसका एग्जाम्पल आपके एक्स सीटू का, और ये किसका एग्जाम्पल था? आपके इन सीटू का। ठीक है, इन सीटू में क्या क्या आते हैं? आपने देखा होगा कि आपके राज्यों में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होंगी, नेशनल पार्क होंगे, बायोस्फीयर रिजर्व होंगे। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? आपके इन सीटू के एग्जाम्पल है। ठीक है, यानी कि उनके प्राकृतिक आवास में ही हम उन्हें क्या दे रहे हैं? संरक्षण दे रहे हैं, उन्हें रहने का स्थान दे रहे हैं। इसके बाद है एक्स सीटू। एक्स सीटू में क्या आता है? आपका जू आता है, जैसे चिड़ियाघर है, वनस्पति उद्यान है, सीड बैंक है, पोलन होम है, ठीक है, जू है। ये सभी किसके एग्जाम्पल है? एक्स सीटू के एग्जाम्पल है। सीड बैंक में अलग अलग सीड रखे जाते हैं ताकि आगे आने वाले समय में अब जब हमें उनकी नीड होगी तब हम उनका यूज कर सकेंगे। ये जो वनस्पति उद्यान है इसमें क्या है? विलुप्त होने की, मतलब यहाँ पर जो ऐसे पौधे लगाए जाएंगे जो विलुप्त होने की कगार पर है, यानी कि वो आने वाले समय में क्या ना हो, खत्म ना हो, तो ये वनस्पति उद्यान लगाए जाते हैं। सीड बैंक है, इसके साथ साथ पोलन होम है और जू है। यहाँ पर इन सीटू में वाइल्ड सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि जो अभ्यारण्य है और नेशनल पार्क है इनमें क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। अब आपसे पूछ लेगा कि बताइए नेशनल पार्क किसका टॉपिक है? राज्य सरकार का है, केंद्र सरकार का है? तो ऐसे क्वेश्चंस तो पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। आपने टीसीटी का एग्जाम देखा होगा, वहां पर भी ऐसे फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको सारा पढ़कर जाना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अभ्यारण्य और नेशनल पार्क। ये जो अभ्यारण्य होते हैं ये पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा मतलब संचालित होते हैं, इनको राज्य सरकार चलाती है। ये किसी न किसी एक स्पेसिफिक प्रजाति पर फोकस होते हैं, यानी कि जिस तरीके से आपने देखा होगा जैसे आपने मतलब कोई हाथी के लिए फेमस होता है। हमारे हरियाणा का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे हमने देखा वल्चर का है ना हमारे पिंजौर में, जो गिद्धों का है, जो स्पेशल किसी एक प्रजाति पर फोकस्ड है। ठीक है, वो क्या है? अभ्यारण्य होते हैं। तो अभ्यारण्य क्या होता है? किसी एक प्रजाति पर फोकस्ड होता है। यहाँ पर जो मानवीय क्रियाकलाप है वो उनकी थोड़ी बहुत अनुमति भी होती है, यानी कि यहाँ पर सरकार क्या देती है? इन्हें जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो करने की अनुमति देती है। पर जो नेशनल पार्क है वो किसका टॉपिक होते हैं? संघ का टॉपिक है, यानी कि यूनियन, यानी कि इसमें राज्य भी आते हैं और केंद्र भी आता है। बट ये स्पेसिफिक नहीं है, ये सभी के लिए होते हैं। यहाँ पर ये किसी स्पेसिफिक के लिए होंगे। अभ्यारण्य किसके लिए होते हैं? किसी विशिष्ट प्रजाति के लिए फोकस हो सकते हैं, लेकिन नेशनल पार्क नॉट स्पेसिफिक है। यहाँ पर सभी मानवीय क्रियाएं जो है वो बिल्कुल पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित होती है। यहाँ पर अनुमति से हम क्या कर सकते हैं? मानवीय क्रियाएं कर सकते हैं। यहाँ पर पर्यटन होता है, घूमने जाते हैं, बहुत ही कम अनुमति होती है। यहाँ पर हम कहाँ पर घूम सकते हैं? तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से डायग्राम भी बनाया है। इसको 3 जोन में बांटा गया है। एक होता है इसका कोर जोन, ठीक है, इसके बाद होता है इसका बफर जोन के बाद होता है ट्रांजैक्शन जोन। तो इसे 3 जोन में बांटा गया। जो नेशनल पार्क है इनके 3 जोन होते हैं। जो कोर जोन होता है ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया होता है। यहाँ पर किसी को भी जाने की परमिशन नहीं होती। आप और मैं इस तरीके के लोग यहाँ पर नहीं जा पाते हैं। यहाँ पर केवल जो ऑफिसर्स वगैरह हैं वही यहाँ पर जा सकते हैं, या जिन्हें परमिशन दी गई है। जो भी किसी न किसी हाईएस्ट रैंक पर है वो कहाँ जा सकते हैं? कोर क्षेत्र में जा सकते हैं। लेकिन जो बफर जोन है यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पर्यटन की परमिशन है। यहाँ पर मैं और आप, ठीक है, तो जो ये बफर जोन होता है यहाँ पर मैं और आप जैसे लोग भी मतलब पर्यटन के लिए जा सकते हैं। इसके बाद आता है जो थर्ड जोन है ट्रांजैक्शन जोन बोलते हैं इसको। यहाँ पर क्या कर सकते हैं? ह्यूमन एक्टिविटी कर सकते हैं, यहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि यहाँ पर क्या नहीं कर सकते? जो आपके इंडस्ट्रीज वगैरह होती है ना वो नहीं लगा सकते, यहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित नहीं कर सकते। तो इसकी एक कंडीशन है। यहाँ पर हम जो लास्ट वाला जोन है इसमें रह सकते हैं, ठीक है, और भी ह्यूमन एक्टिविटीज कर सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज स्थापित नहीं कर सकते इस एरिया में। तो आई होप आपको ये तीनों कोर जो है, ये जो तीनों जोन है जो मैंने आपको समझाए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? कोर जोन के बारे में, फिर पढ़ा है इसके बाद हमने पढ़ा बफर जोन के बारे में, बफर जोन के बाद हमने पढ़ा है ट्रांजैक्शन जोन के बारे में। तो ये तीनों ही जोन इंपॉर्टेंट है। कोर जोन क्या होता है? बहुत सेंसिटिव वाला है। इसके बाद सेकंड क्या था? बफर जोन है। एंड थर्ड वन क्या है? ट्रांजैक्शन जोन है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमने जाना है एक्स
सिटू के बारे में, इन सिटू के बारे में, अभ्यारण्य में क्या डिफरेंस है और साथ साथ नेशनल पार्क्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम जानते हैं जो बायोस्फीयर है उनके बारे में। अभी हमने किसके बारे में जाना, अभ्यारण्य के बारे में, और इसके साथ साथ हमने किसके बारे में जाना है, नेशनल पार्क के बारे में। अब हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। जो बायोस्फीयर्स होते हैं ना वो सबसे बड़े होते हैं, सबसे छोटे हम कह सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके बाद बड़े होते हैं नेशनल पार्क, इसके बाद होता है आपका बायोस्फीयर रिजर्व। मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बायोस्फीयर जो है वो सबसे बड़े इन सीटू का एग्जाम्पल है। इन सीटू है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पर इनका नेचुरल होम होता है, उसके बाहर क्या कर दी जाती है, मतलब इस तरीके से एक बाउंड्री सी बना देंगे, या फिर सरकार क्या करती है, इसको घोषित कर देती है कि क्या है ये, एक तरीके का इस तरीके से इनका घर है, यहाँ पर हम नहीं जा सकते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी, जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसकी शुरुआत 1972 में सबसे पहली बार हुई, और किसके तहत हुई है, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत आपके बायोस्फीयर की शुरुआत की गई। ठीक है, ये मैन एंड, ये कैसे हो सकते हैं, ये किसके तहत की गई है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत। ठीक है, तो ये दो प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत शुरू हुआ, और इसे मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा बायोस्फीयर कब बने हैं, 1985 से 86 में बने हैं, लेकिन शुरुआत कब हुई है, 1972 में हुई है। तो इसकी शुरुआत पूछेगा तो आप क्या टिक करेंगे, 1972 में। और सबसे ज्यादा जो बायोस्फीयर रिजर्व आपके बने हैं वो कब बने हैं, 1985 से 1986 में बने हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए, पहले अभ्यारण्य, मतलब यहाँ पर मैंने आपको यही बात एक्सप्लेन किया है कि पहले हम क्या बनाएंगे, मान लीजिए आपका कोई ऐसा एरिया जहाँ पर जैव विविधता ज्यादा है, जीव जंतु ज्यादा है, तो आपने क्या किया, इस तरीके से एक बाउंड्री ली, और सरकार ने क्या किया, उस एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया। अब आपने देखा कि आपका जो ये एरिया है, यहाँ पर ना शिकार ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा खतरा हो रहा है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है, बहुत ज्यादा मतलब ह्यूमन एक्टिविटी पर रोक नहीं होती है, ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। लेकिन नेशनल पार्क पे क्या है, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो यहाँ पर हम नहीं जा सकते हैं, यहाँ पर कोई शिकार नहीं कर सकते, किसी तरीके का कोई परमिशन नहीं होती यहाँ। तो जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में खतरा बढ़ने लगता है, शिकार वगैरह का खतरा बढ़ने लग जाएगा, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर सरकार को बोलेंगे कि जो केंद्र सरकार है उसे कहेंगे कि इसे क्या कर दीजिए, आप नेशनल पार्क बना दीजिए। तो यहाँ पर इसे जब ये बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाता है तो इसे क्या बना दिया जाता है, एक नेशनल पार्क बना दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस नेशनल पार्क में क्या है, आपका मान लीजिए आपके एरिया में कोई नेशनल पार्क है, मान लीजिए आपके एरिया में कोई नेशनल पार्क है और वहां पर इतनी ज्यादा रिच डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी हो गई है, तो आप क्या करेंगे, उसे सरकार के पास भेजेंगे। ठीक है, और सरकार वहां पर चेक करेगी, तो इसको क्या चेक करेगी कि आपके एरिया में आसपास और कितने नेशनल पार्क हैं, और उन सभी को लेगी और कंबाइन करके क्या बना दिया जाएगा, बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया जाएगा। तो जब नेशनल पार्क को इकट्ठा करके क्या बना देते हैं, हम बायोस्फीयर रिजर्व बना देते हैं। इसको बाद में यहाँ पर जो सरकार है ना, फिर बाद में इसको इंटरनेशनल लेवल पर भेजा जाता है, और जैसे यूनेस्को वगैरह है, यूनेस्को की जो कंडीशंस कंप्लीट कर लेता है तो इसे किसमें शामिल कर दिया जाता है, यूनेस्को की साइट में इसको शामिल कर दिया जाता है। यूनेस्को इसे क्या कर देता है, इंटरनेशनल बना देता है। तो एक पॉइंट यहां से ये भी बनता है कि जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है वो किसका टॉपिक है, आपका ये आपका टॉपिक है, इंटरनेशनल टॉपिक भी है, क्योंकि यूनेस्को की साइट में भी इन्हें शामिल किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे टोटल बायोस्फीयर्स कितने हैं इंडिया में। इंडिया में टोटल बायोस्फीयर आपके 18 है, 18 बायोस्फीयर है आपके यहाँ, और यूनेस्को की सूची में पूछेगा तो यहाँ पर 12 है, इससे पहले 11 थे, सॉरी मैंने 11 लिखा हुआ था, 11 + 1 कर दिया, तो ये टोटल कितने हैं आपके, 12 बायोस्फीयर हैं। ठीक है, इसमें कौन से आते हैं, नीलगिरी है। ठीक है, सबसे पहले ये नीलगिरी है, गल्फ ऑफ मन्नार है, सुंदरबन है, नंदा देवी है, पंचमढ़ी है, नोक रेक है, इसके बाद सिमलीपाल है, अमरकंटक है, ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर, ठीक है, इसके बाद अगस्त्यमाल्या है। ठीक है, ये अगस्त्यमाल्या लिखा है मैंने। इसके बाद पन्ना है और कंचनजंगा है। ये क्या है आपके, जो यूनेस्को की साइट में शामिल है, ये बायोस्फीयर रिजर्व है। तो कितने हमारे यहाँ पर 12 बायोस्फीयर रिजर्व है। ये ना मैं आपको जब टेस्ट सीरीज बनाऊंगी ना तो उसमें आपको अच्छे से याद करा दूंगी, और जितने भी आपके यहाँ पर जिस तरीके से नेशनल पार्क है उनको मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगी, जब आपका एग्जाम आएगा तो मैं आपको ये सारे ट्रिक्स के साथ में याद कराऊंगी, क्योंकि अभी आप इसको पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, और फिर जो टेस्ट सीरीज बनेगी वहां पर आपको और आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, नीलगिरी है, गल्फ ऑफ मन्नार है, सुंदरबन है, नंदा देवी है, पंचमढ़ी है, नोकरेक है, सिमलीपाल है, अमरकंटक है, ग्रेट निकोबार है, अगस्त्यमाल्या है, पन्ना है और कंचनजंगा। ये 12 यूनेस्को की साइट में शामिल है, और वैसे आपके 18 है। ठीक है, तो आपको ये सारे याद रखने हैं। 6 जो है वो आपके इंडिया
इसकी देखरेख करता है, और 12 की देखरेख कौन करता है? आपका इंटरनेशनल लेवल पर यूनेस्को इनकी देखरेख करती है। तो आपको ये बातें याद रख लेनी है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, यहाँ तक तो मैंने ये आपको पढ़ा दिया है। इसके बाद मैंने अलग अलग मतलब अलग अलग जगह से पढ़ा है इसे, और यहाँ पर इस तरीके से नोट्स बनाए हैं। जो जो मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक लगते हैं वो सभी मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से जितने भी मुझे हॉटस्पॉट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले थे वो सभी मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। इस तरीके से यहाँ तक आपको देखने को मिलेंगे कि इसको किसने, इस शब्द को किसने दिया है, कितने हॉटस्पॉट है, ओकबिल्स क्या है, ये सारे हम आज की क्लास में ही पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं हॉटस्पॉट। अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि कौन सा ऐसा एरिया है जिसे हम हॉटस्पॉट घोषित कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए 2 कंडीशन होनी जरूरी है। हॉटस्पॉट का नाम हॉटस्पॉट ही होता है। कभी आप हिंदी में पूछने बैठ जाएं कि हॉटस्पॉट का क्या मतलब है, तो हॉटस्पॉट क्या होता है, इसके लिए 2 कंडीशंस होती है। एक तो कंडीशन है कि ये है एंडेमिक होना चाहिए, और 3.8। एंडेमिक का मतलब क्या होता है? एंडेमिक का मतलब होता है कि वहां पर जो उनकी प्रजाति है वो स्थानिक प्रजाति हो। स्थानिक का मतलब होता है कि जो सिर्फ वहीं मिले और पूरे वर्ल्ड में वो जो प्रजाति है वो कहीं ना मिले, तो उसे हम क्या कहेंगे? एंडेमिक बोलते हैं, यानी कि स्थानिक बोलते हैं। तो इसमें क्या आती है? स्थानिक प्रजातियां आती हैं, साथ साथ इसमें थ्रेट यानी कि जो बहुत ज्यादा खतरे पर है, तो इन्हें हम किस में ऐड करते हैं? हॉटस्पॉट में ऐड कर देते हैं, ठीक है। हॉटस्पॉट किस किस के बीच में पाए जाते हैं? ज्यादातर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है ये। तो आपको याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि हॉटस्पॉट किसके बीच में है, तो ये कर्क रेखा के बीच में और मकर रेखा के बीच में, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो ना बहुत ज्यादा होता है ना बहुत कम होता है, यहाँ बारिश होती है, ह्यूमस होती है, तो इसलिए आपके जो हॉटस्पॉट है वो भी कहाँ मिलते हैं? आपके इन दोनों रेखाओं के बीच में पाए जाते हैं। तो हॉटस्पॉट के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहले एंडेमिक एंड देन 3.8 होना चाहिए। एंडेमिक आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आगे मैंने और भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं टोटल हॉटस्पॉट कितने हैं। हमारे यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में टोटल 36 हॉटस्पॉट है, ठीक है। ये बात याद रखनी है। मान लो आपसे एग्जाम में ही पूछ ले, जैसे HSSC TGT में पूछा था कि बताइए कितनी रामसर साइट्स हैं, ठीक है। तो आप इसको बहुत ज्यादा मतलब इस तरीके से भी नहीं सोच कर चलिएगा कि सभी मुश्किल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, क्या पता आपसे फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, ठीक है। तो आपको सभी चीजों को साथ में लेकर चलना है। यहाँ पर अब देखिए इंडिया में क्या है, इंडिया में 4 हॉटस्पॉट है। तो पूरे वर्ल्ड में कितने हैं? 36 हैं, और इंडिया में कितने हैं? 4 है। ये पता नहीं 3 की टेबल मुझे हर जगह दिखाई दे जाती है, 3 2 जा 6, तो 36 क्या है यहाँ पर? टोटल हॉटस्पॉट कितने हैं? 36 हैं। और इंडिया में पूछेंगे तो कितने हैं? 4 हैं। इसे हम याद कैसे करेंगे? हम इसे विश्व से याद रख सकते हैं। विश्व का मतलब क्या हुआ? W से क्या है आपका? वेस्टर्न घाट है, I से इंडो बर्मा है, S से सुंदरवन सुंडालैंड है, और H से आपका हिमालय वाला रीजन है। तो आपके यहाँ पर 4 क्या है? हॉटस्पॉट सेंटर्स हैं, हॉटस्पॉट एरिया है, ठीक है। इसके बाद जो 8 है ना, वो क्या है आपके यहाँ पर? हॉटेस्ट हॉटस्पॉट है, ठीक है। यहाँ पर है आपके 8 और 2, ठीक है। यहाँ पर आपके कितने हैं हॉटस्पॉट? ठीक है। तो यहाँ पर हॉटेस्ट हॉटस्पॉट है, ठीक है। कहीं कहीं पर ये 8 दिखाता है और कहीं कहीं पर ये 10 लिखे हुए हैं, तो आप इसको एक बार कंफर्म कर लेना। तो ठीक है, यहाँ पर हॉटेस्ट हॉटस्पॉट कितने हैं? यहाँ पर कहीं कहीं पर मैंने देखा है 8 लिखा हुआ और कहीं इसको 10 भी दिखाया गया है। शायद ये 8 पुराना डेटा होगा और अब इसमें नए ऐड कर दिए गए होंगे 2 और, तो ये 10 हो गए होंगे। तो इसको एक बार आप कंफर्म कर लेना, ठीक है। इसके बाद है इंडिया के हॉटेस्ट हॉटस्पॉट कितने हैं। यहाँ पर इंडिया के 2 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट है, एक वेस्टर्न घाट है और एक है भारत और म्यांमार वाला, यानी कि जो इंडो बर्मा वाला रीजन है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब मैंने इसको यहाँ पर अलग से यहाँ पर लिखा है, इसको मैंने बहुत डिटेल से लिखा है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर यही बातें लिखी गई है कि हॉटस्पॉट कहाँ पर होता है। एक तो जहाँ पर रिच डाइवर्सिटी होगी, वही बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है, जहां एंडेमिक प्रजातियां होती हैं, ठीक है। एंडेमिक का मतलब क्या है? स्थानिक होगी, स्थानिक, ठीक है। जहां पर ये जो यहीं पाई जाएंगी, इसके अलावा और किसी स्थान पर नहीं होंगी। और जहां पर जो डाइवर्सिटी है वो क्या होगी? उसको थ्रेट होगा, यानी कि वो खतरे में होगी। अब बात कर लेते हैं हॉटस्पॉट की। कोई भी क्षेत्र जो है वो हॉटस्पॉट कब बनता है? एक तो जब वहां पर बहुत ज्यादा जैव विविधता हो और जब वहां पर संकटापन हो, यानी कि वो प्रजातियां किसमें हो? संकट में हो। अब जो इसका कंसेप्ट है ये जो हॉटस्पॉट का कंसेप्ट है, ये किसने दिया था? सबसे पहली बार नॉर्मन मेयर्स ने दिया है। तो इसका कंसेप्ट किसने दिया? नॉर्मन मेयर ने। कब दिया है? 1988 में दिया है। मेयर के अकॉर्डिंग जो हॉटस्पॉट है इसका कंसेप्ट किसने दिया? मतलब मेयर के अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ बातें कही हैं कि इसमें क्या क्या बातें शामिल होनी चाहिए। जैसे इसमें जो एंडेमिक होती है ना, एंडेमिक प्रजातियां होती हैं,
यहाँ पर बात की गई है कम से कम 1500 क्या होनी चाहिए, प्लांट स्पीसीज ऐसी हो जो क्या हो, स्थानिक हो, यानी कि एंडेमिक हो। तो कम से कम 1500 की बात की है, यानी कि 0.5%। टोटल जो ये यहाँ पर प्लांट स्पीसीज है वो कितनी है, 3 लाख है। 3 लाख क्या है, प्लांट स्पीसीज है। आपको एक बात याद रखनी है कि जो प्लांट स्पीसीज है ना ये कम है, और जो जंतुओं की स्पीसीज है, एनिमल स्पीसीज है, वो ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्लांट स्पीसीज है उनका 0.5% की बात कही गई है, और ये कितनी है, 1500 प्लांट्स। कम से कम 1500 होने चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर बात कही गई है कि 1500 प्लांट ऐसे होने चाहिए जो क्या हो, स्थानिक हो, एंडेमिक हो, यानी कि इसको ऐसे स्थान को छोड़कर, एक स्थान को छोड़कर ये कहीं और ना मिले, तो इसे हम क्या कहेंगे, एंडेमिक कहेंगे। तो ऐसे कितने होने चाहिए, 1500 होने चाहिए। ओनली वस्कुलर प्लांट, और वस्कुलर प्लांट होने चाहिए, यानी कि ऐसे प्लांट जिसमें फ्लोएम भी हो और जाइलम भी हो। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम दोनों हो, जो भोजन के लिए, पानी के लिए यूज होते हैं, जाइलम और फाइलम, फ्लोएम, ये दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, और ये स्थानिक होनी चाहिए, यानी कि दुनिया में इसके अलावा और कहीं भी नहीं होनी चाहिए ये। इसके बाद स्थानिक प्लांट, जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ मैं स्थानिक प्लांट का। जैसे आपने पिक्चर प्लांट देखा होगा, आपने जब ईवीएस की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो पढ़ी होंगी, क्योंकि ये 3rd 4th क्लास में भी आ जाता है पिक्चर प्लांट। अगर आप बच्चों को पढ़ाते होंगे तो आपने देखा होगा। जो ये पिक्चर प्लांट है ये आपके मेघालय को छोड़कर और कहीं भी नहीं पाया जाता है, तो ये क्या है, आप वहाँ का स्थानिक प्लांट है। ठीक है, तो ये क्या है, मेघालय में ही है। इसे हम नेप्थनीस के नाम से भी जानते हैं, घट्टपर्णी भी यही है। ये कहाँ मिलता है, हमारे सिर्फ मेघालय में मिलता है। और ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो यहाँ पर ये कैसा प्लांट है, आपका एंडेमिक प्लांट है, आपका स्थानिक प्लांट है, मेघालय में ही पाया जाता है। कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की, अब ये क्या करते हैं, जो पिक्चर प्लांट होता है, इस तरीके से एक पिक्चर प्लांट मैं यहाँ से बना देती हूँ, इस तरीके का होगा। यहाँ पर इस तरीके से ऐसे इसका जो फेस सा होता है, कोई भी कीट आया और ये कीट क्या होता है, इसमें इसको अपनी तरफ आकर्षित करता है और ये कीट इसमें चला जाता है, और फिर ये इस तरीके से अपना ढक्कन बंद कर लेता है, और जो ये कीट होता है ना ये फिर बाद में बाहर नहीं जा पाता। ठीक है, और इसी के अंदर क्या हो जाती है, इसकी मतलब बॉडी डीके हो जाती है, और इसका जो भी मतलब इसकी बॉडी में जो केमिकल होता है वो इस प्लांट के द्वारा जो भी खा लिया जाता है, पी लिया जाता है इस तरीके से। तो ये क्या करता है, इसका भक्षण कर लेता है। लेकिन हम इसको ऐसा नहीं कहेंगे कि प्लांट मांसाहारी है। ये क्या, ये ऐसा इसलिए करता है ताकि नाइट्रोजन की जो कमी है उसको पूरा कर सके। ठीक है, तो आपको ये बात याद रख लेनी है। इसके बाद इसकी सेकंड कंडीशन है कि कम से कम 70% वनस्पति जो है वो डैमेज हो चुकी हो, तभी हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर इसे हॉटस्पॉट कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। हॉटस्पॉट, अब जो यहाँ पर अब मैं बताती हूँ कि जो हॉटस्पॉट होता है उसकी लिस्ट कौन तैयार करता है, उसके लिए मैप कौन बनाता है। तो इसके लिए जो मैप है या लिस्ट है वो कंजर्वेशन इंटरनेशनल बनाता है। ठीक है, CI बनाती है। ये कहाँ की एक एजेंसी है, ये अमेरिका की एजेंसी है। और कैसी एजेंसी है, गैर सरकारी, और पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। ये पूरे वर्ल्ड के हॉटस्पॉट की लिस्ट बनाएगी, मैप बनाती है। तो इसका नाम क्या है, कंजर्वेशन इंटरनेशनल है। अब कंजर्वेशन इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में 36 हॉटस्पॉट है। देखिए मैंने यहाँ पर ये पढ़ा था, तो यहाँ पर मुझे 10 जो हॉटेस्ट हॉटस्पॉट है वो बताए गए थे। ठीक है, और वहाँ पर जब मैंने पढ़ा तो मुझे 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट बताए गए। शायद वो पुराना डाटा होगा, यहाँ ये जो मैंने पढ़ा है न्यू डेटा पढ़ा है ये। तो यहाँ पर जो ये है ना, ये कंजर्वेशन इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग 36 हॉटस्पॉट है, और जो 4 हॉटस्पॉट है वो कहाँ पर है, हमारे इंडिया में है। मैंने आपको बताया था हमारे इंडिया में विश्व से याद रखना आप। ठीक है, ऐसे आपको याद रहेगा। ठीक है, ये क्या है, 10 तो क्या है आपके यहाँ पर अति समृद्ध है और अति संकट में है। इन्हें हम क्या कहते हैं, हॉटेस्ट ऑफ द हॉटस्पॉट के नाम से जानते हैं। इसमें हमारा वेस्टर्न घाट आता है, जैसे मेडागास्कर आता है, वो इंडो बर्मा रीजन है। इसके साथ साथ ये सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय एरिया में पाए जाएंगे। उष्णकटिबंधीय एरिया में होंगे जहां पर ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा ठंड नहीं होती है एक तरीके का। यहाँ पर ये क्या होते हैं, विश्व के भूभाग के मात्र 2.5% एरिया को कवर करेंगे। ये क्या है, क्योंकि आपको पता है कि पूरे एरिया में आपको ऐसे वस्कुलर प्लांट नहीं मिलेंगे या फिर ऐसी एंडेमिक प्रजातियां नहीं मिलेंगी, इसीलिए ये कहाँ पाए जाते हैं, 2.5% एरिया पर पाए जाते हैं। और 15 किस में आते हैं, ओकबिल की श्रेणी में आते हैं। अभी मैं आपको आगे पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि ये ओकबिल क्या है। अब यहाँ पर 60% जो प्रजातियां उनका संरक्षण करते हैं। ये जो हॉटस्पॉट है वो क्या करते हैं, जो टोटल 60% प्रजातियां स्पीसीज है अलग अलग जीवों की, जंतुओं की, पौधों की, उनका संरक्षण करती हैं। उनमें से जो जैसे 50% स्थानिक प्लांट होंगे, उसमें उभयचर आएंगे, सरीसृप आते हैं, मैमल्स आते हैं। यही बातें मैंने आपको बताई। इसमें प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, बर्ड्स होंगे। ठीक है, जितने भी आपके यहाँ पर
प्रजातियां हैं, स्पीसीज हैं, उनका क्या करती हैं, ये संरक्षण करती हैं। तो 36 क्या है हमारे हॉटस्पॉट हैं, 15 किस में आते हैं, ओकबिल की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं ओकबिल्स क्या होता है। ओकबिल का मतलब है ओल्ड क्लाइमेटिकली बफर्ड इनफर्टाइल लैंडस्केप, ठीक है। तो इसकी पूरी डेफिनेशन ही यही है, ओल्ड क्लाइमेटली बफर्ड इनफर्टाइल लैंडस्केप। जो ये ओकबिल है ये 15 हैं, और हमारे इंडिया में एक भी ओकबिल नहीं है। तो आपको याद रखना है इंडिया में क्या नहीं है, एक भी ओकबिल नहीं है। अब ओल्ड का मतलब क्या है, जो बहुत ज्यादा पुराने, हजारों साल वर्षों से पुराने हो चुके हैं, मतलब वहां के लैंडस्केप में कोई भी चेंजेस नहीं आया है। जो वो एरिया है, जो लैंडस्केप है, वहां की जो स्थलाकृति है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ओल्ड का मतलब ये है। इसके बाद है क्लाइमेटली बफर्ड, लंबे समय से वहां का जो क्लाइमेट है, जो वहां की जलवायु है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा, ओकबिल्स में रखा गया है। इसके साथ साथ जो वहां की जो सोइल है वो भी कैसी है, लेस फर्टाइल है, मतलब बहुत ज्यादा वहां पर कोई फसल नहीं उगती है इस तरीके से। और जो लैंडस्केप्स हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं है। स्थानिकता बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि एंडेमिक जो है ना बहुत ज़्यादा हाई रिच है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। इसकी जो 4 मैंने आपको बताई हैं, एक तो ओल्ड है, ये क्लाइमेटली बफर्ड है, यानी कि बहुत समय से क्लाइमेट में कोई चेंज नहीं हुआ है। सोइल लेस फर्टाइल है, लैंडस्केप्स हैं, ठीक है, यहाँ पर ये हमने जान लिया है, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ओकबिल में जो विशेष प्रकार के प्लांट्स और स्पीसीज पाई जाती हैं, ये यहाँ पर जो ओकबिल है ना, यहाँ पर ऐसी स्पीसीज पाई जाती हैं जो इस एरिया को छोड़कर और कहीं पर भी क्या नहीं करती हैं, सरवाइव नहीं कर पाती हैं। तो ये ओकबिल में रखी जाती हैं। 15 हॉटस्पॉट ऐसे हैं जो ओकबिल्स में आते हैं। इंडिया में एक भी ओकबिल नहीं है। तो आपको याद रखना है हमारे कितने ओकबिल हैं, 15 ओकबिल हैं, ठीक है। वर्ल्ड में कितने ओकबिल्स हैं, 15, और यहाँ इंडिया में एक भी ओकबिल नहीं है। तो ये सारी बातें क्या करनी है, आपको याद रख लेनी है। 36 के हमारे हॉटस्पॉट है, उसमें से 4 हमारे इंडिया में है, ठीक है। 15 किसकी श्रेणी में आते हैं, यहाँ पर हॉटस्पॉट की श्रेणी में आते हैं, सॉरी 15 ओकबिल की श्रेणी में आते हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद है एग्जाम्पल क्या है ओकबिल्स के। अब आप ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत ज्यादा डीपली पढ़ाया जा रहा है, इनमें से कुछ भी एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये जो सिलेबस है ना ईवीएस का, ये सारा का सारा मैंने देखा है जो यूपीएससी में पढ़ाया जाता है, सेम टू सेम वही यहाँ पर लिखा गया है। तो आप इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं तो इसको अच्छे से ही पढ़ लें, क्या पता इसमें से कुछ एग्जाम में आ जाए, और अभी हमारे पास टाइम है तो क्यों ना हम इसे अच्छे से ही क्लियर करें। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है ओकबिल्स के। ओकबिल के एग्जाम्पल क्या है, ये मतलब कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि किसे किसे ओकबिल की श्रेणी में रखा गया है। जैसे ब्राजील का सिरेडो है, ये क्या है, कम उर्वरता वाली मृदा, जैसे ग्रासलैंड है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एग्जाम्पल है एक तरीके का, इसका नाम ही है ब्राजील का सिरेडो। सिरेडो एक तरीके की ग्रासलैंड है जहाँ पर कम फर्टिलिटी है, जहाँ की सोइल में। इसके बाद दक्षिणी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के पार्ट को ओकबिल में ऐड किया गया है। केप फ्लोरिस्ट एरिया है कोई साउथ अफ्रीका का, उसे किस में रखा गया है, ओकबिल्स में रखा गया है। अब जो सभी हॉटस्पॉट हैं वो कैसे हैं, स्थलीय परितंत्र हैं, यानी कि इसके कहने का मतलब है कि जितने भी ये हॉटस्पॉट है ये कैसे होंगे, ये होंगे स्थलीय। ये स्थलीय इसलिए है क्योंकि जो वस्कुलर प्लांट है ना वो केवल आपके जो अर्थ है उसके ऊपर मिलते हैं, वाटर एरिया में नहीं मिलते, क्योंकि इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों होता है। और यहाँ पर क्या, स्थल पर इन प्लांट्स की अधिकता ज्यादा पाई जाती है। इसीलिए ये जो हॉटस्पॉट है ये भी कहाँ पाए जाएंगे आपके, ये पाए जाएंगे आपके लैंड वाले एरिया पर, ठीक है, वाटर एरिया में नहीं होंगे। इसके बाद है पादप स्थानिक, यानी कि जो प्लांट्स एंडेमिक प्लांट्स होते हैं। इसके बाद हॉटस्पॉट में स्थानिक जंतु भी पाए जा सकते हैं। जो ये आपका हॉटस्पॉट मैं पढ़ा रही हूँ उसमें मैंने आपको प्लांट्स के बारे में बताया कि 1500 ऐसे प्लांट्स होने चाहिए, पर इसमें जंतुओं को भी एंडेमिक बोल सकते हैं, बट इस लिस्ट में हमने इसको काउंट नहीं किया है। इंडियाज हॉटस्पॉट, अब हम पढ़ लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया के हॉटस्पॉट के बारे में कि कौन सा हॉटस्पॉट कहाँ पर है, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी होगी कि जो हमारे यहाँ पर इंडिया में हॉटस्पॉट है ना वो केवल इंडिया में ही नहीं है, वो अलग अलग देशों के साथ बाउंड्री शेयर करके हॉटस्पॉट में रखे गए हैं, अलग अलग देशों के साथ में मिक्सअप है। तो यहाँ पर 4 हॉटस्पॉट है इंडिया में, जो उनके साथ साथ उनके पड़ोसी देशों में भी हैं। अब आपसे पूछ लिया जा सकता है कि कौन सा ऐसा देश है जिसके साथ ये बाउंड्री बनाता है। तो हिमालयन हॉटस्पॉट की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये इस तरीके से आपके इस रीजन में पाया जाएगा, यहाँ पाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इंडिया भी आता है, इंडिया के साथ साथ ये हिस्सा नेपाल के साथ, भूटान के साथ और चाइना के साथ में लगता है, ठीक है, ये सारा एरिया, क्योंकि हिमालयन रीजन है ना ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये जो रीजन है यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ऊपर के रीजन में इंडिया मिलेगा, नेपाल, भूटान और जो चाइना है। तो ये चारों किस में आते हैं, हिमालयन हॉटस्पॉट में आते हैं। तो हिमालयन हॉटस्पॉट में 4 कंट्रीज आती हैं। सबसे पहले इंडिया है,
इंडिया के बाद नेपाल, नेपाल के बाद भूटान और भूटान के बाद चाइना। ठीक है, INCB से याद रख सकते हैं आप इसको, INCB, ठीक है, INBC से याद रख लो, CB से याद रख लो। तो हिमालयन हॉटस्पॉट में 4 आते हैं। जिसको भी मैप अच्छे से याद है वो अच्छे से कर पाएगा इसको। इसके बाद इंडो बर्मा हॉटस्पॉट है। इंडो बर्मा में इंडिया आता है और साथ साथ म्यांमार आता है। इसके साथ साथ है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में आपका श्रीलंका और इंडिया दोनों है, तो वेस्टर्न घाट भी आपको याद रखना है। इसके बाद है सुंडालैंड। सुंडालैंड क्या है ये, इसमें ना सुंडालैंड में हमारे इंडिया का बहुत कम पार्ट आता है। जैसे जो आपका निकोबार है, निकोबार का बहुत थोड़े से आइलैंड किसमें काउंट होते हैं, सुंडालैंड में काउंट होते हैं। इसके बाद है हिमालयन हॉटस्पॉट। अब बात कर लेते हैं हिमालयन हॉटस्पॉट हमारे इंडिया की कौन सी स्टेट्स हैं जो हिमालयन हॉटस्पॉट में आती हैं। तो आपको ये बातें याद रखनी है, जो भी एरिया आपका हिमालय रीजन से लगता मिलेगा ना, वो सारी स्टेट्स हिमालयन हॉटस्पॉट में आएंगी। ठीक है, तो ये बातें याद रखनी है। और इनकी कोई ना कोई विशेषता है, ये जितने भी हॉटस्पॉट है इनकी कोई ना कोई विशेषता पाई गई है। जैसे पादप विविधता, यहाँ पर क्या है, जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स की डाइवर्सिटीज बहुत ज्यादा है। यहाँ पर कितनी प्रजातियां हैं, 15,000 प्रजातियां पाई गई हैं। हिमालयन हॉटस्पॉट में कितनी प्रजातियां हैं, 15,000 प्रजातियां हैं, जिसमें से 3200 क्या है, एंडेमिक है। और कितनी होनी चाहिए, वैसे 1500 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये ज्यादा है। मैंने आपको बताया था ना कि 1500 तो मिनिमम है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो हिमालयन हॉटस्पॉट में 3200 एंडेमिक प्रजातियां हैं, स्थानिक प्रजातियां हैं, यानी कि जो सिर्फ यहीं पाई जाती है और कहीं नहीं है। और टोटल प्लांट्स की डाइवर्सिटीज कितनी है, 1500 है। और ये हमारे कौन सी स्टेट में है, जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ हमारा लद्दाख। तो ऊपर के 2 एरिया हो गए, जम्मू कश्मीर हो गया और लद्दाख हो गया। इसको याद रखना, जो नई 2 यूनियन टेरिटरी बनी थी वो दोनों आएंगी। इसके बाद आपका उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये दोनों साथ साथ लगते हैं, तो दोनों आएंगे। तो ऊपर के 4 याद रखना आप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। इसके बाद हम दूसरे जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहां जाते हैं, उसमें आपका सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। तो ये आपको याद रख लेना। तो हमारे यहाँ पर इस तरीके से 6 स्टेट्स हैं जो किसमें है, हिमालयन हॉटस्पॉट में। इसमें क्या क्या पढ़ा हमने, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इसके साथ साथ हमने पढ़ा है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, फिर हमने पढ़ा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसके बाद है नेपाल एंड भूटान और चाइना, ये तीनों अलग अलग कंट्रीज हैं। तो यहाँ पर ये इस तरीके से हिमालयन हॉटस्पॉट में आती हैं। नॉन एंडेमिक में क्या है, जैसे आपके एंडेमिक कौन से यहाँ मैंने लिखे कुछ एग्जांपल, जैसे ब्लू पॉपी है, ये यहाँ का एंडेमिक प्लांट है। हिमालयन यू प्लांट है। इसके बाद कुछ जंतु हैं, जैसे स्नो लियोपार्ड है, ये यहाँ का एंडेमिक क्या है, एनिमल है। जैसे रेड पांडा है, हिमालयन थार है। हिमालयन थार एक तरीके की भेड़ है बड़ी यहाँ की। ठीक है, इसके साथ साथ जो यहाँ के नॉन एंडेमिक है उसमें ओक है, पाइन है, देवदार है, चीड़ है। तो ये सारे वृक्ष क्या है, नॉन एंडेमिक में आते हैं। एंडेमिक कौन से हैं, ब्लू पॉपी है, हिमालयन यू प्लांट है, और इनके जंतुओं में स्नो लियोपार्ड है, रेड पांडा है, हिमालयन थार है। तो ये जो इंपॉर्टेंट थे ना, ये सभी मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, तो आपको ये बातें याद रख लेनी है। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं इंडो बर्मा। इंडो बर्मा रीजन में क्या आता है, अब मैंने आपको बताया था इंडो बर्मा में हमारे जैसे इंडिया आता है, इंडिया के साथ साथ म्यांमार है, म्यांमार के साथ में कुछ और कंट्रीज भी शामिल है, जैसे वियतनाम है, वियतनाम के साथ लाओस है, कंबोडिया और थाईलैंड है। ये सभी आसपास लगते इलाके हैं। तो म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, ये सभी किसमें हैं, ये इंडो बर्मा रीजन में आते हैं। अब भारत के कौन से एरिया जो है जो इंडो बर्मा रीजन में है, इसमें नागालैंड है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करेगा ये, क्योंकि आपको पता है आपके वहां पर मेघालय जो आपका म्यांमार वाला एरिया है वहां पर ही ये आपकी स्टेट्स पाई गई हैं। जैसे नागालैंड है, मिजोरम है, ठीक है, और मणिपुर है, मिजोरम। ठीक है, ये नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, दक्षिणी असम है और मेघालय का कुछ पार्ट है। तो ये इस तरीके से कुछ यहाँ पर पाई गई हैं, कुछ एरिया हैं, कुछ आपकी स्टेट्स हैं। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा सांप पाए जाते हैं। ये किसके लिए जाना जाता है, सांप के लिए। और चाइना भी इसमें आता है, दक्षिणी साउथ चाइना, क्योंकि साउथ चाइना के लोग भी सांप खाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये जो लोग हैं ना, ये बहुत ज्यादा सांप खाते हैं। ये जो यहाँ पर ऐसा माना जाता है, नागालैंड के लोग भी बहुत सांप खाते हैं, आपको पता हो तो। ये किसके लिए जाने जाते हैं, सरीसृप के लिए। सबसे ज्यादा सांपों की डाइवर्सिटी पाई जाती है। 3000 प्लस एंडेमिक स्पीसीज है यहाँ पर। 1500 होनी चाहिए, लेकिन क्या है यहाँ पर 3000 है। और ये किसके लिए जाना जाता है, सरीसृप के लिए। हिमालयन रीजन किसके लिए जाना जाता था, आपका प्लांट्स के लिए। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर ऑर्किड ट्री पाया जाता है। ठीक है, इसका नाम है एनर्चिस्टा।
एंडेमिक प्लांट है यहाँ पर हुलुक गैबोन। गैबोन ये यहाँ का क्या है, ये एनिमल है, गिबोन एनिमल है। और ये जो ऑर्किड ट्री है ना, ये यहाँ का एंडेमिक प्लांट है। तो आपको याद रखना है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा जो सांप वगैरह होते हैं इसको इसी तरीके से खा जाते हैं। इनको सांपों के बीच में रहने की इतनी आदत हो चुकी है कि इन्हें अब सांप से डर भी नहीं लगता है। तो ये जो एरिया है वो सांपों के लिए फेमस है। कौन सा, इंडो बर्मा वाला। हिमालय वाला किसके लिए फेमस था, प्लांट्स के लिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं वेस्टर्न घाट के बारे में। यहाँ पर क्या है, वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट क्या होता है, विविधता सबसे ज़्यादा है यहाँ पर डाइवर्सिटी जो है वो सबसे ज़्यादा पाई गई है। यहाँ पर 4000 एंडेमिक प्लांट है, वहाँ पर 3000 थे, यहाँ पर क्या है 4000 एंडेमिक प्लांट है। ठीक है, इसके बाद वर्ल्ड के 10 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट में से जो वेस्टर्न घाट है ना, ये एक है। तो आपको ये याद रखना है। भारत में सबसे ज़्यादा जो इसका एरिया वो कितना है, 1,64,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। ये भारत में सबसे ज़्यादा है वेस्टर्न घाट। इसमें कुछ स्टेट आती हैं, जैसे आपके महाराष्ट्र है, गोवा है। ठीक है, वेस्टर्न घाट आपको पता होगा इस तरीके से ये जो वेस्टर्न हिस्सा है ये लगता है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं जो जो स्टेट आपके इस एरिया में होंगी वे सभी किस में काउंट हो जाएंगे, आपके वेस्टर्न घाट में। तो आपको पता है महाराष्ट्र है, फिर गोवा है छोटा सा, गुजरात भी इसी साइड लगता है, तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटका है। तो ये कुछ एरिया जो हैं ये इसमें काउंट किए गए हैं, किसमें, वेस्टर्न घाट में आते हैं। ये महाराष्ट्र आता है, इसमें गोवा आता है, गुजरात आता है, तमिलनाडु है, केरला है और कर्नाटका है। तो ये सारे के सारे किसमें काउंट करते हैं हम, वेस्टर्न घाट में। इसके साथ साथ जो श्रीलंका है, श्रीलंका का केवल एक एरिया है जाफना। जाफना को छोड़कर पूरा का पूरा श्रीलंका किसमें आता है, वेस्टर्न हॉटस्पॉट में आता है। वेस्टर्न घाट जो ये हॉटस्पॉट है वेस्टर्न घाट वाला, इसी में आता है। ठीक है, आपको ये याद रख लेना है। ये किसके लिए फेमस है, लॉयन टेल मैस्क्यू के लिए फेमस है। और नीलगिरी ठार, ये भेड़ है एक किस्म की, तो इनके लिए फेमस है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा रिच क्वांटिटी पाई जाती है वो इंसेक्ट्स की है, एम्फीबियंस की है और बर्ड्स की है। तो ये सबसे ज़्यादा रिच क्वांटिटी में पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सुंडालैंड की। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो आपकी क्लास खत्म ही हो जाएगी। मुझे लगता है लेंथी हो गई होगी थोड़ी सी क्लास, बट आपके लिए यूजफुल है ये क्लास। इसमें आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। ठीक है, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं अभी बना दूंगी डिजास्टर की क्लास, नहीं तो आपको सुबह सुबह क्लास देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी पढ़ लेते हैं हम इसके बारे में। सुंडालैंड क्या है, सुंडालैंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ निकोबार में पाया जाता है। बहुत कम पार्ट है सुंडालैंड का इंडिया में। इसके बाद जो इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ब्रुनोई है, इन सब में पाया जाता है सुंडालैंड। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर बहुत कम पार्ट है, निकोबार का ही पार्ट है। और इनके यहाँ इंडोनेशिया में, मलेशिया में और ब्रुनोई में है। यहाँ पर बहुत टोल ट्रीज पाए जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा लंबे वृक्ष हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा टोल ट्रीज सुंडालैंड में है। यहाँ पर जो सघन वर्षा है ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो वन है वो बहुत ज़्यादा कैसे हैं, डेंस वन है, बहुत ज़्यादा सघन वर्षा वाले वन है। यहाँ पर भी जो सरीसृप है वो पाए जाते हैं, उभयचर पाए जाते हैं और कई तरीके के एंडेमिक मैमल्स पाए जाते हैं। इन मैमल्स में एक नाम आता है जावान राइनो। ठीक है, जवान राइनो यानी कि जैवन गैंडा का नाम है यहाँ पर। सुमात्रा टाइगर यहाँ का फेमस है। और यहाँ पर एक फेमस है मास्क आउल। ठीक है, जिसने ऐसा सोच लीजिए इसने मास्क लगा रखा है, एक आउल है उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ है, ये भी कोरोना से डरता है। ठीक है, तो इसने भी मास्क लगाया हुआ। और सुमात्रा टाइगर है यहाँ पर, जेवन राइनो है। तो ये सभी कहाँ है, सुंडालैंड में है। और टॉल ट्री सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। सघन वर्षा वाले वन यहाँ पर सबसे ज्यादा है। यहाँ पर सरीसृप, उभयचर, एंडेमिक मैमल सबसे ज्यादा है। बट हमारे इंडिया का बहुत कम पार्ट इसमें आता है सुंडालैंड में। वेस्टर्न घाट का सबसे ज्यादा पार्ट हमारे इसी में आता है। और वेस्टर्न घाट किस में शामिल है, हॉटेस्ट हॉटस्पॉट में शामिल है। तो ये बातें आपको याद रख लेनी है। ठीक है, ये जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है ना, सभी का सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, क्योंकि ये जो एंडेमिक प्रजातियां इनके बारे में भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये सारी की सारी बातें आपको पढ़ लेनी है, जितनी भी मैंने आपको पढ़ाई है। एक दो क्लास में आपका जो बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक है वो पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो भी हमारा टॉपिक इससे रिलेटेड रह गया, जितने कन्वेंशन रह गए हैं उसमें मैं आपको पूरा कंप्लीट बायोडाइवर्सिटी करा दूंगी। ठीक है, इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम जो रिलेटेड होगा हमारा ईवीएस से ही। तो तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अगर आपने हमारी वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत थैंक यू एंड धन्यवाद।